हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है मोहित सिंह रावत और दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज के इस क्लास से हम उत्तराखंड में जो चंद राजवंश है उसकी क्लास शुरू करते हैं। यह हमारी पहली क्लास होगी। यहाँ पर हम सोमचंद से लेकर त्रिलोकचंद तक जो शासक है उनके बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो चंद शासक हैं शुरुआती, उनके बारे में अधिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वह सभी हम आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। और इतिहास के जो सिलेबस की बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ तक दोस्तों हमने पवन शासक तक कंप्लीट कर लिया है और आज के इस क्लास में हम जो चंद शासक है, जो चंद वंश है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की अपनी पहली क्लास चंद वंश के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम चंद वंश के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ेंगे, हर वो पॉइंट समझेंगे जो यूपीएससी पूछ सकता है और उन स्टूडेंट का भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो शुरुआत से अभी पढ़ रहे हैं और पहली बार चंद्रवंश के राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चंद्रवंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न यही बनता है कि जो चंद्रवंश है उसका संस्थापक कौन है, यानी जो चंद्रवंश है उसका जो वास्तविक संस्थापक है, उसका जो आदि पुरुष है वह कौन है। तो इस प्रश्न के हमें दो उत्तर मिलते हैं क्योंकि यह प्रश्न विवादित है और इसके जो दो उत्तर मिलते हैं वह मिलते हैं सोमचंद और थोवरचंद, यानी इतिहासकारों में इस प्रश्न के उत्तर में विवाद है। थोवरचंद के समर्थक कौन कौन हैं? तो थोवरचंद के जो समर्थक हैं वे मुख्यतः तीन व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति है डब्ल्यू फ्रेजर, दूसरा है फ्रांसिस हैमिल्टन और तीसरे व्यक्ति हैं हर्षदेव जोशी, जो खुद चंद वंश में एक मंत्री के पद पर थे। तो इन तीनों व्यक्ति के अनुसार जो चंद वंश है उसका जो संस्थापक है वह थोवरचंद है। डब्ल्यू फ्रेजर अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन दी कुमाऊं एंड गढ़वाल यहां पर लिखते हैं कि चंद वंश का जो संस्थापक है वह थोवरचंद है। और फ्रांसिस हैमिल्टन भी अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल यहां पर भी थोवरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। तो थोवरचंद के समर्थक तीन व्यक्ति हो गए, डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन और हर्षदेव जोशी जी। अब हम बात करते हैं सोमचंद के समर्थक कौन कौन से हैं। वैसे तो लगभग सभी सोमचंद के समर्थक हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम है वह कौन कौन से हैं, वह है एटकिंसन महोदय और बद्रीदत्त पांडे। तो एटकिंसन महोदय हिमालय गजेटर जो उनकी पुस्तक है जो 1881 या फिर 82 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखते हैं कि सोमचंद चंद वंश का वास्तविक संस्थापक है, आदि पुरुष है। और बद्रीदत्त पांडे की बात करें जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है कुमाऊं का इतिहास, जो बरेली प्रवास के दौरान लिखी थी, जेल में लिखी थी 1936 में, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखते हैं कि चंद वंश का जो संस्थापक है वह कौन है, सोमचंद ही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सोमचंद के समर्थक में ये हैं और थोवरचंद के समर्थक में ये हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। और अभी हाल ही में पुस्तक के बारे में पूछा भी गया है। पुस्तक यह पूछी गई थी कि एटकिंसन महोदय द्वारा जो हिमालय गजेटर है इसका प्रकाशन कब किया गया था। शायद आयोग ने 1882 इसका राइट माना है, लेकिन कुछ किताबों में कुछ जगह में इसका जो प्रकाशन है 1881 भी दिया गया है। तो यह प्रश्न विवादित है और फाइनल आंसर की के बाद ही इसका जो राइट आंसर है हमें यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल 1881 और 82 दोनों इसकी तिथि है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर्वाधिक मत के अनुसार कौन है। तो सर्वाधिक मत के अनुसार जो चंद वंश का संस्थापक है वह सोमचंद ही है। तो सर्वाधिक मत के अनुसार, जो प्रमाणिक मत के अनुसार चंद वंश का जो संस्थापक है वह सोमचंद ही है और यूपीएससी भी सोमचंद को ही चंद वंश का संस्थापक मानती है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि सोमचंद चंद वंश का संस्थापक है। तो सोमचंद के बारे में दो तीन प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है कि सोमचंद कौन था, कहां से आया, कब आया, किसके दरबार में आया, किसके काल में आया था। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर भी काफी विवादित है। हम विवादित प्रश्नों पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें एटकिंसन महोदय और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, तो एटकिंसन महोदय के अनुसार और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो सोमचंद था उसका जो आगमन हुआ वह कन्नौज और झूसी नामक स्थान से हुआ। यानी जो सोमचंद है, सोमचंद जो आया वो कन्नौज या झूसी से आया। तो कन्नौज कहते हैं एटकिंसन महोदय और झूसी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे। झूसी प्रयागराज के निकट ही आपको मिलेगा। तो उस स्थान से जो सोमचंद है वो यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में आया। और कत्यूरी राजा उस समय कौन था, ब्रह्मदेव, उसके काल में यहाँ पर यह आया था। और जब यह यहाँ पर आया था तो जो ब्रह्मदेव था वो काफी प्रभावित हुआ और काफी प्रभावित होने के कारण उसने जो अपनी बेटी है रमा, उसका विवाह सोमचंद से करवा दिया और उसे दहेज स्वरूप चंपावत में कुछ क्षेत्र दे दिया, जिसके कारण उसने वहां पर चंद वंश की स्थापना की। तो चंद वंश की स्थापना कुछ इस प्रकार होती है। कुछ तिथि है दोस्तों सोमचंद से संबंधित, वह तिथि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, लेकिन वो तिथि आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी क्योंकि यह तिथि विवादित है। केवल जो प्रमुख तिथियां हैं, जो लास्ट के जो चंद शासक है उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, वहीं पर हम तिथि देखेंगे। तो शुरुआती चंद शासकों की जो तिथि संबंधित बातें हैं वह हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि वह विवादित है। तो फिलहाल सोमचंद की अगर तिथि की बात करें तो वो आप केवल सुन लीजिए कि 700 ईस्वी मानते हैं बद्रीदत्त पांडे
और 953 ईस्वी है वह मानते हैं एटकिंसन महोदय कि सोमचंद इस समय कुमाऊं क्षेत्र में आया था। तो दोस्तों चंद्रवंश से संबंधित जो बातें थी इंपॉर्टेंट वह यह थी, लेकिन इन सभी बातों को आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। केवल आप यह 4 पुस्तकें याद रखिए जो हमने आपको यहाँ पे कराई है। जो बातें अब आपको याद करनी है वह बातें यह हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमने आपके लिए रखी है सोमचंद से संबंधित, इन्हीं बातों को आपको याद करना है। सबसे पहला जो सोमचंद का जो सबसे पहला कार्य था वह था राजभुंगा का किला का निर्माण करना, जिसे सुइयों का किला भी कहते थे। और जब उसने इस किले का निर्माण कराया था, यानी राजभुंगा किले का निर्माण कराया जिसे सुइयों का किला भी कहते हैं, तो उस किले के चारों ओर 4 किलेदार नियुक्त किए। यहां पर भी छोटे छोटे उनके महल बनाए या छोटे छोटे किले बनाए, और इन किलों को जो यहां पर रहते थे, जो 4 आल रहते थे, उन्हें 4 किलेदार कहा गया या 4 आल भी कहा गया। तो वह कौन कौन थे? कार्की, तड़ागी, बोरा और चौधरी। तो 4 आल की नियुक्ति सर्वप्रथम सोमचंद द्वारा की गई थी, और वह जो 4 आल थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य दोस्तों सोमचंद का यह था कि जब सोमचंद गद्दी पर बैठा, तो उस समय उसके शासन में 2 वर्ग काफी शक्तिशाली थे। एक मेहरा वर्ग था और दूसरा था फटियाल वर्ग। मेहरा वर्ग कोटागढ़ में रहता था और फटियाल वर्ग की बात करें तो डुगरीगढ़ में रहता था। तो इन दोनों गढ़ों को जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन्हें वहां पे उसने अपने मंत्री बनवाए। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य इसने कराए। तीसरे इंपॉर्टेंट काम की बात करें तो उसने ग्रामीण क्षेत्र में जो सुचारू व्यवस्था करने के लिए पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ग्रामीण क्षेत्र में बूढ़ा और सयानों की भी नियुक्ति की थी। और बूढ़ा सयानों का जो कार्य होता था वह मुख्यतः पुलिस के रूप में होता था, और जो साथ साथ में टैक्स वसूलने का काम भी करते थे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सोमचंद से यह हुआ। चौथा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सबसे पहले जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने जो पहले जैसे मेहरा और फटियाल को अपना मंत्री बनाया, ताकतवर लोगों को मंत्री बनाया। उसके बाद उसने जो राजा रावत था, जो दोणकोट का खस राजा था, राजा रावत, उसे हराया था। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और भी समझने की बात है कि सोमचंद एक स्वतंत्र राजा नहीं था, वो एक मांडलिक राजा था जो नेपाल नरेश जयमल को कर दिया करता था, टैक्स दिया करता था। तो सोमचंद से इंपॉर्टेंट बात यह होगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सोमचंद से यह है कि सोमचंद एक शिव धर्मावलंबी था, शिव धर्म को मानने वाला था, शिव भगवान को मानता था। और कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि सोमेश्वर में जो कुछ मंदिर का निर्माण कराया था वह सोमचंद द्वारा ही कराया गया था। तो दोस्तों सोमचंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम की दृष्टि से वह केवल इतनी ही थी। इससे बाहर सोमचंद से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब सोमचंद की मृत्यु हो जाती है। तो सोमचंद की मृत्यु होने के बाद जो उसका बेटा है आत्मचंद, वह गद्दी पर बैठता है, 20 साल शासन करता है। कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती। फिर आत्मचंद के बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठता है, और पूर्णचंद के बाद जो इंपॉर्टेंट गद्दी पर बैठता है वह नाम है इंद्रचंद। इंद्रचंद से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि इंद्रचंद ने पटरंगा प्रथा की शुरुआत की थी। पटरंगा प्रथा क्या है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहां पे देखोगे कि जब इंद्रचंद गद्दी पर बैठा तो उसने सर्वप्रथम रेशम उत्पादन का कार्य किया, रेशम वस्त्र उद्योग बनाने शुरू किए। और उसके बाद जो यह रेशम उद्योग उन्होंने बनाया था, रेशम उद्योग के माध्यम से जो नेपाल हो गया या जो चीन हो गया, उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो चंद वंश में सबसे पहले रेशम उद्योग की जो शुरुआत की थी वो इंद्रचंद द्वारा की गई थी। और इन चंद शासकों की जो तिथि है दोस्तों हम आपको डिस्कस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आपको याद करनी भी नहीं है, क्योंकि एक भी प्रश्न तिथि से संबंधित जो शुरुआती चंद शासक है उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पटरंग प्रथा की। तो पटरंग प्रथा में क्या होता था कि जो रेशम बुनकर हैं, जिन्हें पटाइयों भी कहा जाता था, वह क्या करते थे, यहाँ पर खूब झूठ बोलते थे रेशम उद्योग के निर्माण में। और उन्हें यह लगता था कि झूठ बोलने से जो रेशम के जो कीड़े हैं, जो रेशम का जो निर्माण होगा वे अच्छा होगा और जल्दी होगा। तो इसलिए वो यहाँ पे झूठ बोलते थे, और इसी प्रथा को पटरंग प्रथा भी कहा गया है। और अगले राजा की बात करें तो जैसे बीणाचंद हो गया। और बीणाचंद के बारे में तो यह बातें याद करनी है कि बीणाचंद एक विलासी राजा था। और इस शासक के संदर्भ में यह बात कही जाती है कि इस समय जो खस राजा थे उन्होंने यहाँ पर बीणाचंद को पराजित किया, उसे प्रतिस्थापित किया, और स्वयं लगभग यहाँ पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो बीणाचंद से इतनी बात याद है। अब बीणाचंद की गद्दी के हटने के बाद लगभग 200 सालों तक खस राजा ने यहाँ पे काम किया। लेकिन खस राजा से जो यहाँ की जनता थी वह परेशान हो चुकी थी। जो यहाँ के जो मंत्री पद थे, जो काफी बड़े बड़े पदों पे थे, वह भी काफी परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो चंद शासक की जो वंशावली है, वीरचंद नामक, ये संसार चंद का पुत्र था, तो उसे बुलाने के लिए वो नेपाल जाते हैं, नेपाल से उसे यहाँ बुलाते हैं और इसे गद्दी पर बैठा देते हैं। तो वीरचंद, सोनू खड़ायत और जो मेहरा और फटियाल नामक जो ग्रुप था, उनके सहयोग से दोबारा जो चंद शासक है उनकी गद्दी प्राप्त करता है। और फिर इसके बाद जो अन्य चंद राजा है उनका कर्म ऐसे ही आगे चलता रहता है। अब इसके काल में, वीरचंद के काल में कहा जाता है जो वीरचंद था वे अशोक चल का समकालीन था। कुछ इतिहासकार मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन हम डॉक्टर अजय राव सर के अनुसार चलते हैं।
तो वहां पे वीर चंद को अशोक चल का समकालीन मानते हैं। और अशोक चल की बात करें तो अशोक चल का हमें एक लेख प्राप्त होता है जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख का है, जो 1191 में लिखा गया था। दूसरी बात करें तो नेपाल नरेश एक क्रांचल देव है, जहां से हमें बालेश्वर का एक लेख प्राप्त होता है, बालेश्वर लेख प्राप्त होता है और इसकी तिथि 1223 की है। और यहाँ पे 10 मांडलिक जो चंद शासक है उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लगभग जो 23वां शासक होता है वो होता है थोवर चंद। यह जो गद्दी पर बैठता है 1261 पर गद्दी पर बैठता है। और थोवर चंद के बारे में हमने पहले ही कहा था कि इसे जो मानते हैं कि चंद शासक का यह संस्थापक था हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसिस हैमिल्टन। यह 3 शासक थोवर चंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। फिर उसके बाद कल्याण चंद गद्दी पर बैठा, जो 1275 से लेकर 1296 तक गद्दी पर बैठा। और फिर जो त्रिलोक चंद है, इसको तिथि आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसकी तिथि प्रमाणिक है और 1296 से लेकर 1303 तक यह गद्दी पर रहा। त्रिलोक चंद द्वारा 2 प्रमुख कार्य किए गए। पहला काम, भीमताल में एक किले का निर्माण कराया। तो भीमताल में किले का निर्माण त्रिलोक चंद द्वारा कराया गया और 12 मंडल पाली और छकाता तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो त्रिलोक चंद से यह बातें थी। तो दोस्तों चंद शासक के बारे में आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही था। ज्यादा बातें हमें जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो शुरुआती जो चंद शासक है उनके बारे में पुरातत्व का अभाव है, इतिहास का अभाव है, तो इस कारण इनके हमें जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। लेकिन जो बाद के चंद शासक होते हैं जैसे रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर जो अन्य शासक होते हैं कल्याण चंद वगैरह, इनके बारे में थोड़ा जानकारी मिलती है। उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।